तो अब अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जब भी अपन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो पर्टिकुलरली यहाँ पे बात की जाती है एंजियोस्पर्म्स की। अब एंजियोस्पर्म्स की बात इसलिए की जाती है क्योंकि ये अकेली एक ऐसी कैटेगरी होती है जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करती है पूरे प्लांट किंगडम में। अपन इस चैप्टर में पर्टिकुलरली देखने वाले कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है एंजियोस्पर्म में, क्या क्या प्रोसेस होती है और किस तरीके से ये मेल गमेट की फॉर्मेशन करते हैं और फीमेल गमेट की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर में पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म्स के बारे में। तो अगर अपन बात करें मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंजियोस्पर्म में जो पाया जाता है, तो वो जो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है फ्लावर। तो लिखते हैं अपन मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या फिर अपन बोल सकते हैं इसे ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म, और ये होता है फ्लावर। अगर फ्लावर के बारे में बात करें तो फ्लावर का एक स्ट्रक्चर होता है, देखते हैं अपन। सबसे नीचे एक बेसल पार्ट होता है जिसे थैलेमस बोला जाता है, ये हो गया थैलेमस। इसे रिसेप्टेकल भी बोला जाता है, और यही एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे रोल्स अटैच रहते हैं। इसके सेंटर में एक रोल होता है जिसे बोला जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर इसे बोला जाता है पिस्टिल। तो ऊपर जो फ्लैट स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे स्टिग्मा बोला जाता है। जो थिक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे स्टाइल बोला जाता है, और ये जो बेस में बल्जी पार्ट दिख रहा है इसे बोला जाता है ओवरी। इसी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गया अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या फिर इसे बोल सकते हैं अपन पिस्टिल, या फिर इसके लिए एक और टर्म यूज कर सकते हैं जिसे बोला जाता है कार्पेल। जब पर्टिकुलरली कार्पेल या पिस्टिल के अलावा भी एक और टर्म यूज कर सकते हैं जिसे बोला जाता है गाइनोशियम। गाइनोशियम का मतलब होता है बहुत सारे पिस्टल्स को मिला के गाइनोशियम बोला जा सकता है। इसके बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर होता है ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और इसके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, दो चीजों से मिलकर ये बना होता है। तो ये जो ऊपर की तरफ बल्जी पार्ट दिख रहा है इसे एंथर बोला जाता है, और फिर ये जो थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोला जाता है फिलामेंट, और ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसको स्टेमन भी बोला जाता है, और बहुत सारे स्टेमन को मिला के एंड्रोशियम भी बोला जाता है। इसके अलावा कुछ और रिप्रोडक्टिव वॉल्स होते हैं। तो ये अपन बना रहे हैं पेटल्स, तो ये जो स्ट्रक्चर अपन ने बनाया है इसे बोला जाता है पेटल्स, और बहुत सारे पेटल्स को मिला के कोरोला बोला जाता है। फिर इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें बोला जाता है सेपल्स, और बहुत सारे सेपल्स को मिला के कैलेक्स बोला जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है फ्लावर का। इसमें देखा अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, इसे पिस्टिल बोला जाता है, कार्पेल भी बोला जा सकता है, और बहुत सारे पिस्टिल या फिर कार्पेल को मिला के गाइनोशियम बोला जाता है। ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। फिर अपन ने देखा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, इसे एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है, इसे स्टेमन या फिर एंड्रोशियम बोला जा सकता है। इसके अलावा दो और अपन ने रोल्स देखे, एक था पेटल्स जिसे कोरोला भी बोला जा सकता है, और एक था सेपल्स जिसे अपन कैलेक्स भी बोला जाता है। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है फ्लावर का। अब जब फ्लावर के बारे में बात करते हैं तो फ्लावर को एक मॉडिफाइड स्टेम बोला जाता है। क्यों इसे मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं तो देखते हैं अपन। तो जब अपन स्टेम के बारे में बात करते हैं तो स्टेम में बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। ये हो गया एक स्टेम, इसे अपन बोल सकते हैं नोड, ये भी हो गया एक नोड, और अपने को पता है दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसे बोला जाता है इंटरनोड। सभी को पता है इस स्टेम का जो पार्ट है इसे एपेक्स बोला जाता है, और यहाँ पे जो टिश्यूज पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पे जो टिश्यू रहते हैं इसे बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये नोड हो गए, दो नोड्स के बीच की जगह को बोला जाता है इंटरनोड। तो ये हो गया अपना एक स्टेम का स्ट्रक्चर। अब फ्लावर को बोला जाता है मॉडिफाइड स्टेम। क्यों बोला जाता है तो अपन देखते हैं। जैसे ये एक स्टेम है और ये इसके नोड्स और इंटरनोड्स है।
अपन सभी को पता है कि एपेक्स पे जो मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं इन्हें बोला जाता है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज, और इवन जो नोड्स होते हैं यहां पे भी कुछ मेरिस्मेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। तो सबसे पहले एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू में सेंटर पे एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे बोला जा सकता है गाइनोशियम। फिर इसके बाद जितने भी कंसेक्यूटिव नोड्स दिख रहे हैं, सारे कंसेक्यूटिव नोड्स पे अलग अलग फ्लोरल रोल्स की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले यहां पे फॉर्मेशन होंगी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, जिसे अपन बोल सकते हैं एंड्रोशियम। फिर होती है कोरोला की फॉर्मेशन, और फिर होती है लास्ट में कैलेक्स की फॉर्मेशन। अगर अपन ये स्ट्रक्चर देखे और इसको अपन प्रेस करें, ऐसा प्रेस करें, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। सबसे नीचे रहेगा एक बल्जी पार्ट जिसे थैलेमस बोला गया है। सेंटर में एक स्ट्रक्चर रहेगा जिसे अपन बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद रहता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फिर रहता है कोरोला, और लास्ट में रहता है कैलेक्स। इस तरीके के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, और इस तरीके के स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का। इसीलिए जब बात करते हैं फ्लावर की, तो फ्लावर को एक मॉडिफाइड शूट बोला जाता है या मॉडिफाइड स्टेम बोला जाता है। तो फ्लावर में दो आउटर रोल्स होते हैं, एक होता है कैलेक्स और एक होता है कोरोला। देखते हैं इसके बारे में। तो अपन देख सकते हैं आउटर रोल्स के बारे में। दो आउटर रोल होते हैं, एक होता है कैलेक्स जो सबसे बाहर की तरफ होता है, और फिर इसके बाद होता है कोरोला। ये जो होता है इन्हें बोला जाता है एसेसरी व्रोल। ये जो व्रोल रहते हैं ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते, बस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। एसेसरी व्रोल्स बोला जाता है, और ये जो होते हैं ये हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो जो कैलेक्स होता है ये सबसे बाहर का रोल होता है, सबसे आउटरमोस्ट रोल होता है। ये करता क्या है, तो ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है बर्ड स्टेज में। बर्ड स्टेज में इसको कवर करके रखता है और उसको प्रोटेक्शन का काम करता है। तो अपन फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, कैलेक्स प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज में क्या करता है, तो ये प्रोटेक्ट करने का उसको काम करता है। अगला अगर कोरोला के बारे में बात करें, तो कोरोला जो होता है ये ब्राइटली कलर्ड रहता है, कलरफुल रहता है। अब कलरफुल होने के कारण इसमें इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे ही इसमें इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं ये इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं सेकेंड, कोरोला इज ब्राइटली कलर्ड which helps in attraction of insects and it leads to pollination। तो होता क्या जनरली, जो कैलेक्स होता है ये फ्लावर के बर्ड स्टेज में क्या करता है, फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये जो कोरोला होता है ये कैसा होता है, ये ब्राइटली कलर्ड रहता है, कलरफुल रहता है। कलरफुल होने के कारण क्या होता है, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, और जब इसमें इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं तो यहां पे इजीली क्या हो सकता है, पॉलिनेशन देखा जा सकता है। तो अपन ने यहाँ पे बेसिक फ्लावर्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया, फ्लावर के बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है इसे बोला जाता है स्टेमेन। स्टेमेन जो होता है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक बल्जी पार्ट होता है सबसे ऊपर की तरफ जिसे एंथर बोला जाता है, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये होता है फिलामेंट, जो कनेक्टेड रहता है थैलेमस से। तो अपन देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ये जो आगे ऊपर की तरफ बल्जी पार्ट दिख रहा है इसे एंथर बोला जाता है, और ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है फिलामेंट। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये या तो थैलेमस से अटैच रहेगा या फिर ये पेटल से अटैच रहेगा। तो इसे लेबल कर लेते हैं, इसे बोला जाता है एंथर, और ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है फिलामेंट, और ये जो अपन ने बनाया ये है थैलेमस। ये जिस जगह थैलेमस से अटैच रहता है इस जगह पे इस फिलामेंट के इस एंड को बोला जाता है प्रॉक्सिमल एंड,
और ये वाला जो एंड एंथर से अटैच्ड है इसे बोला जाता है डिस्टल एंड। तो ऐसा एंड फिलामेंट का जो थैलेमस के पास में है, थैलेमस के पास में कौन सा एंड है, ये वाला एंड है, और इस एंड को बोला जाता है प्रॉक्सिमल एंड। और रही बात डिस्टल एंड की, तो डिस्टल एंड कहां पे है, तो ये एक ऐसा फिलामेंट का पार्ट है जो एंथर की तरफ है और इस थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल से दूर है। तो ये पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर हो गया एक स्टेमन का। इसमें अपन ने देखा एंथर रहता है, फिर फिलामेंट रहता है, और ये जो फिलामेंट रहता है ये या तो थैलेमस से अटैच रहेगा या फिर ये किससे अटैच रहेगा, पेटल से अटैच रहेगा। जब बात करते हैं अपन एंथर्स की, तो एंथर जो होता है ये लगभग दो टाइप का पाया जाता है। एक होता है मोनोथेकस और एक होता है डायथेकस। बात आती है मोनोथेकस मतलब क्या और डायथेकस मतलब क्या। मोनोथेकस से अपने को नाम से पता चल रहा है जिसमें एक थेका होगा, और डायथेकस मतलब क्या, जिसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, दो थेका प्रेजेंट रहेगा। तो अपन लिख सकते हैं मोनोथेकस वन थीका इज प्रेजेंट, और अपन डायथेकस में लिख सकते हैं टू थीका आर प्रेजेंट, इसमें दो थीका प्रेजेंट रहते हैं। अब बात आती है थीका किसको बोला गया है, तो थीका पर्टिकुलरली यहां पे बोला गया है लोब को। थीका यहां पे बोला गया है लोब को। तो ये जो दिख रहा है ये एक लोब हो गया, ये एक लोब है, और ये जो दिख रहा है ये दूसरा लोब हो गया है। और लोब के लिए यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है थीका। तो जनरली एंथर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोथेकस और एक होता है डायथेकस। ऐसा एंथर जिसमें सिर्फ एक थीका प्रेजेंट है उसे मोनोथेकस बोला गया है, और ऐसा एंथर जिसमें दो थीका प्रेजेंट है इसे डायथेकस बोला गया है। जनरली मोनोथेकस जो एंथर होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं मालवेसी फैमिली के। मालवेसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, मतलब पर्टिकुलरली मोनोथेकस एंथर जो होते हैं ये मालवेसी फैमिली में देखा जाता है, और जो डायथेकस होते हैं मोस्ट कॉमन होते हैं, लगभग सारे फ्लावर्स में पाए जाते हैं। तो अपन ने देखा जो सबसे कॉमन एंथर होता है वो एक डायथेकस एंथर होता है। डायथेकस मतलब इसमें कितने थीका प्रेजेंट रहेंगे, दो थीका प्रेजेंट रहेंगे। तो ये एक थीका है और ये रहता है दूसरा थीका। जब अपन बात करते हैं दो थीका की, तो ये दो थीका कुछ स्टेराइल टिश्यूज से कनेक्टेड रहते हैं। ये जो दो थीका रहते हैं ये कुछ स्टेराइल टिश्यूज से कनेक्टेड रहते हैं, और इन स्टेराइल टिश्यूज को बोला जाता है कनेक्टिव। तो ये अपन लिख सकते हैं ये है कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या होता है, तो ये कुछ स्टेराइल टिश्यू होते हैं, और ये क्या करते हैं, इट हेल्प्स टू अटैच बोथ द लोब्स। तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं दोनों लोब्स को अटैच करने के लिए, दोनों लोब्स को एक साथ अटैच करके रखते हैं। अब जब बात करते हैं कि किस तरीके से एक फिलामेंट एंथर से जुड़ा रहता है, तो अब अपन देखते हैं इसके अलग अलग टाइप, किस तरीके से ये एंथर फिलामेंट से जुड़ा रहता है। अगर अपन सबसे पहले टाइप की बात करें तो सबसे पहला टाइप होता है ये एक एंथर है, और इसमें जो फिलामेंट है ये इससे बेस से जुड़ा हुआ है। इस टाइप के अरेंजमेंट को पर्टिकुलरली बोला जाता है बेसी फिक्स्ड, जिसमें क्या होता है ये एंथर है, ये फिलामेंट है, और जो फिलामेंट रहता है ये कैसे जुड़ा रहता है, इस एंथर के बेस से जुड़ा रहता है। सेकंड जो टाइप रहता है, ये टाइप में जो रहता है ये जैसे एंथर है, और ये जो फिलामेंट है ये इस एंथर के डॉर्सल साइड पे जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप के जो अरेंजमेंट रहता है इसे बोला जाता है डॉर्सी फिक्स्ड। थर्ड टाइप होता है एडिनेट। अब बात आती है कि एडिनेट में किस तरीके से एंथर और फिलामेंट का अरेंजमेंट होता है। तो एडिनेट में पर्टिकुलरली ये एंथर होता है, और जो फिलामेंट होता है ये एंथर के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है। अलोंग विद द एंथर द फिलामेंट इज अटैच्ड अलोंग विद द एंथर। यहाँ पे जो फिलामेंट रहता है वो किससे अटैच रहता है, एंथर के साथ ही अटैच रहता है, और इस टाइप के जो अरेंजमेंट रहता है इसे एडिनेट कहा जाता है। फोर्थ जो होता है ये होता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल टाइप के अरेंजमेंट में जो एंथर होता है ये कुछ इस तरीके से अरेंज रहता है, और ये रहता है फिलामेंट। जनरली ये इस टाइप का अरेंजमेंट जो है ये उन फ्लावर्स में पाया जाता है जिसमें मेनली पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है। तो जैसी हवा आती है तो ये इस तरीके से ऐसा होता है,
और इसके कारण क्या होता है, तो इसमें बहुत सारे जो इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स है वो विंड्स के साथ मूव करते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो अपन ने देखा यहाँ पे कुछ अलग अलग अरेंजमेंट के बारे में। सबसे पहले अपन ने बेसिफिक्स के बारे में देखा, जिसमें क्या था, जो फिलामेंट था वो एंथर के बेस में अटैच था। सेकंड अपन ने देखा डॉर्सिफिक्स, इसमें जो फिलामेंट था वो किससे अटैच था, एंथर से अटैच था, बट डॉर्सल साइड से अटैच था। थर्ड अपन ने देखा एडिनेट टाइप। एडिनेट टाइप में जो एंथर और फिलामेंट का अरेंजमेंट था, उसमें फिलामेंट जो था वो एंथर के साथ ही अरेंज था या उसके साथ ही लगा हुआ था। और जो लास्ट था वो था वर्सेटाइल। वर्सेटाइल टाइप के जो एंथर होते हैं या जो एंथर और फिलामेंट का अरेंजमेंट होता है, ये कुछ इस तरीके से रहता है कि ये जो एंथर है ये इस तरीके से मूव कर सकता है। मूव करने के कारण क्या होता है, अगर विंड चली तो ये मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करने के कारण क्या होगा, जो उसके अंदर पोलन ग्रेन्स है वो इजीली मूव करके मूवमेंट कर सकते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर अंदर से किस तरीके से दिखता है। तो अगर अपन एंथर को ऐसा काटे, उसका एक सेक्शन लिखे, तो देखेंगे कि एंथर किस तरीके से दिखा जाता है। तो मेनली जब एंथर को काट के देखा जाता है तो वो एक 4 साइडेड स्ट्रक्चर की तरह दिखता है, एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। देखते हैं इसके बारे में। तो अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक पर्टिकुलर एंथर का सेक्शन है। सेक्शन कट करने के बाद अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से दिखा जाता है एंथर। पर्टिकुलरली ट्रांसवर्स सेक्शन है एंथर का। तो ये हो गया एक लोब, ये 1 लोब लिख सकते हैं इसे अपन, और ये हो गया दूसरा लोब। 2 लोब्स के बीच में कुछ टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं जो 2 लोब्स को जोड़ के रखते हैं, और इन्हीं टिश्यूज को बोला जाता है कनेक्टिव। तो ये कुछ टिश्यूज है जिन्हें बोला जाता है कनेक्टिव। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं स्टेराइल टिश्यू होते हैं। स्टेराइल इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प नहीं करते हैं। ये कुछ टिश्यूज हो गए। इन जो लोब्स होते हैं, पर्टिकुलरली अपन ने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये अपन ने बनाया है डायथेकस एंथर का स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है किसका है, ये डायथेकस एंथर का है, जिसमें 2 थिका प्रेजेंट है। जब अपन लोब्स के बारे में बात करते हैं तो एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंगिया प्रेजेंट रहता है उसके सेंटर में। तो ये है माइक्रोस्पोरेंगिया। से माइक्रोस्पोरेंगिया भी बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंगियम भी बोल सकते हैं। अब सेंटर में जो स्ट्रक्चर है इसे अपन ने क्या बोला है, माइक्रोस्पोरेंगिया। अब बात आती है माइक्रोस्पोरेंगिया मतलब क्या होता है। तो माइक्रोस्पोरेंगिया को पर्टिकुलरली बोला जाता है पोलन सैक। बट ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स अलग अलग यूज किए जाते हैं। जब मैं बोल रहा हूं माइक्रोस्पोरेंगियम, तो ये पर्टिकुलरली यूज करा जाता है जब एंथर यंग होता है, तब इसमें जो टर्म यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है माइक्रोस्पोरेंगियम। बट जब एंथर मेच्योर हो जाता है तब यहां पे माइक्रोस्पोरेंगियम शब्द नहीं यूज करते हैं। तब यहां पे जो शब्द यूज करते हैं वो होता है पोलन सैक। तो अगर अपन बात करें लोब की, तो एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंगियम प्रेजेंट रहता है और टोटल एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंगियम प्रेजेंट रहता है। तो अगर अपन डायथेकस एंथर के बारे में बात करें तो डायथेकस एंथर में 2 थिका प्रेजेंट रहता है, और अपन लिख सकते हैं टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंगियम प्रेजेंट रहते हैं। तो ये है ट्रांसफर सेक्शन एंथर का। ये बीच में जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे माइक्रोस्पोरेंगियम बोला जाता है। माइक्रो एक अकेला है तो माइक्रोस्पोरेंगिया बोला जाता है, इसे माइक्रोस्पोरेंगिया कह सकते हैं। और ये जो बीच की स्पेस दिख रही है इसे एंथर वॉल कहा जाता है। एंथर वॉल जो होती है 4 लेयर से मिलकर बनी रहती है, 4 लेयर्ड होती है। देखते कौन सी लेयर्ड होती है। तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है ये होती है एपिडर्मिस की, और ये होती है सिंगल लेयर्ड। बाहर की जो लेयर रहती है सिंगल लेयर रहती है, फ्लैट सेल से मिलकर बनी रहती है। और ये जो लेयर होती है इसे बोला जाता है एपिडर्मिस। तो ये है एपिडर्मिस।
फर्स्ट लेयर जो बाहर की है इसे बोला जाता है एपिडर्मिस, इसे लिख सकते हैं अपन आउटर मोस्ट लेयर। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं सिंगल लेयर्ड होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। और थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं फ्लैट सेल से मिलकर बनी होती है। सेकेंड लेयर की बात करें तो सेकेंड लेयर जो रहती है इसे एंडोथेकियम बोला जाता है। और एंडोथेकियम जो होती है ये रेडियली अरेंज सेल से मिलकर बनी होती है, मतलब ऐसे सेल्स जो रेडियली अरेंज्ड है। ये जो सेल्स होते हैं इसके बीच में एक थिकनिंग पाई जाती है जिसे बोला जाता है कैलोस थिकनिंग। ये है सेकेंड लेयर एंडोथेकियम। तो इसे अपन कह सकते हैं सेकेंड लेयर दैट इज एंडोथेकियम। तो सेकेंड लेयर जो होती है एंडोथेकियम। ये भी सिंगल लेयर्ड होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। दूसरी चीज इसमें रेडियली अरेंज सेल्स रहते हैं, रेडियली अरेंज्ड सेल्स होते हैं। अगली चीज इसमें जो सेल्स रहते हैं उसमें कैलोस थिकनिंग पाई जाती है, कैलोस थिकनिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच में कैलोस थिकनिंग पाई जाती है। इसके बाद जो लेयर होती है ये 3 से 4 सेल्स की लेयर से मिलकर बनी होती है। और ये जो सेल्स होते हैं ये पैरेंकाइमेटस सेल होते हैं, लूजली अरेंज पैरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं। तो ये जो अपन लेयर बना रहे हैं इस लेयर को बोला जाता है मिडिल लेयर। और ये जो रहती है 3 से 4 लेयर मिलकर बनी होती है। और ये सेल्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं ये होते हैं पैरेंकाइमेटस सेल्स। तो ये जो लेयर है इसे बोला जाता है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। तो ये थर्ड लेयर है जिसे बोला गया है मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर जो होती है ये अपन लिख सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ 3 to 4 layers of loosely arranged parenchymatous cells। तो ये 3 से 4 लूजली अरेंज पैरेंकाइमेटस सेल से बनी होती है। अब अगर अपन बात करें तो ये जो तीनों जो अपन ने पढ़ी अभी लेयर्स, एक है एपिडर्मिस, एक है एंडोथेकियम और एक है मिडिल लेयर, ये तीनों के तीनों लेयर्स एक काम परफॉर्म करती है जिसे बोला जाता है डेहिसेंस ऑफ एंथर एंड प्रोटेक्शन। इनका जो इंपॉर्टेंट काम होता है ये होता है डेहिसेंस ऑफ एंथर एंड प्रोटेक्शन। अब बात आती है डेहिसेंस ऑफ एंथर मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एंथर का रप्चर होना, एंथर किस तरीके से रप्चर होता है। और दूसरा काम जो होता है ये होता है प्रोटेक्शन का। तो जनरली जब एंथर यंग रहता है तो ये जो तीनों लेयर है, ये फर्स्ट लेयर और सबसे बाहर की, फिर एंडोथेकियम और थर्ड है मिडिल लेयर, तो ये तीनों लेयर जो रहती है ये इस तरीके से अरेंज रहती है। एंथर जब यंग रहता है तब, जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये तीनों के तीनों जो लेयर है ये कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रस लेयर में। और जो फाइब्रस लेयर रहती है ये जो होती है, हम लिख सकते हैं फाइब्रस लेयर जो होती है, फाइब्रस लेयर इज अ रिजिड लेयर। ये जो होती है कैसी लेयर होती है, एक रिजिड लेयर होती है, मतलब कड़क लेयर होती है। अब एंथर की जो 3 लेयर बन चुकी है एंथर के मैच्योर होने के बाद, अब ये लेयर नहीं टूट सकती। तो बात आती है कि एंथर किस तरीके से रप्चर होता है, तो एंथर जो रप्चर होता है वो होता है इस जगह पे, ये वाली जो जगह दिख रही है इस जगह पे एंथर रप्चर होता है। और इस जगह को बोला जाता है पॉइंट ऑफ डेहिसेंस, और इस जगह को बोला जाता है पॉइंट ऑफ डेहिसेंस। तो अभी मैंने कहा कि ये जो 3 लेयर है, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है तो ये 3 लेयर कैसी बनने लगती है, ये बनने लगती है फाइब्रस लेयर, ये फाइबर की होने लगती है। बट इसमें ये जो जगह दिख रही है जिसे अपन ने कहा है पॉइंट ऑफ डेहिसेंस, इस जगह और उस जगह, ये जो लेयर है ये फाइब्रस लेयर नहीं बनती है, ये वैसी की वैसी रहती है। और जैसे ही एक एंथर मैच्योर हो जाता है ये जगह रहती है, ये जगह हेल्प करती है डेहिसेंस में, मतलब एंथर के रप्चर होने में। डेहिसेंस मतलब अपन लिख सकते हैं रप्चर ऑफ एंथर, एंथर का टूटना या फिर फटना, अपन लिख सकते हैं रप्चर ऑफ एंथर। अब बात आती है फोर्थ लेयर की, तो जो चौथी लेयर होती है इस लेयर को बोला जाता है, फोर्थ लेयर को बोला जाता है टैप्टम। ये जो फोर्थ लेयर होती है इसे कहा जाता है टैप्टम। और ये जो लेयर होती है ये होती है इनरमोस्ट लेयर, तो ये होती है टैप्टम।
ये माइक्रोस्पोरेंगिया के पास में प्रेजेंट रहती है। पिरामिड सेल्स रहते हैं, इसके पिरामिड शेप के सेल्स रहते हैं। ये है टैप्टम की सेल्स। तो ये है अपनी फोर्थ लेयर जिसे अपन कह सकते हैं टैप्टम। और ये जो रहती है, सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं अपन, पिरामिड शेप्ड सेल्स रहते हैं इसमें। और इसमें साइटोप्लाज्म जो रहता है ये थोड़ा थिक रहता है। साइटोप्लाज्म इज थिक। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है ये थिक रहता है। तो ये होती है सबसे इनर मोस्ट लेयर। इसका बहुत सारा फंक्शन है, अभी अपन देखेंगे इसका फंक्शन क्या होता है। और इसके अंदर भी कुछ सेल्स रहते हैं जो सेल्स आगे चल के माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो सेल्स है, इन सेल्स को बोला जाता है आर्कीस्पोरियल सेल्स। तो ये जो सेल्स अपन ने अंदर बनाया है, इन सेल्स को बोला जाता है आर्कीस्पोरियल सेल्स। और यही सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आगे चल के माइक्रोस्पोर्स बनाने के लिए। तो अपन लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन के लिए। तो अब अपन देखते हैं फंक्शंस ऑफ टैप्टम। टैप्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन के बारे में अगर अपन बात करें तो एक न्यूट्रिटिव लेयर होती है। ये जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो अपन लिख सकते हैं इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन बनता है उस पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज, ये एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिसे बुलाता है कैलेस। देखते हैं अपन, इट सीक्रेट्स एन एंजाइम कॉल्ड कैलेस। अब बात आती है कैलेस का काम क्या होता है। तो जनरली अपन इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं कि जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, ये इस तरीके का होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब बात आती है माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है। तो इस चैप्टर में अपन आगे पढ़ने वाले माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है ये पोलन ग्रेन बनने के पहले का थोड़ा पहले का स्टेज होता है। पहले पोलन ग्रेन बनने के पहले कुछ 4 स्पोर्स बनते हैं, ये 4 में आपस में चिपके हुए रहते हैं। फिर ये जब अलग होते हैं तब एक एक माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है और इसी माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन बोला जाता है। ये अपन आगे पढ़ने वाले चैप्टर में। तो ये जो पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं, या फिर इसे अपन कह सकते हैं माइक्रोस्पोर बोल सकते हैं। ये माइक्रोस्पोर जो है ये आपस में जुड़े रहते हैं कैलोस से जुड़े रहते हैं आपस में। अब कैलोस से आपस में जुड़े रहते हैं और इनको सेपरेट होना रहता है। तो सेपरेट होने के लिए यहाँ पे जो एंजाइम लगता है वो एंजाइम यहाँ पे रहता है कैलेस। तो ये कैलेस क्या करता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड को अपन इसे लिख सकते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। इन माइक्रोस्पोर टेट्राड को सेपरेट होने में हेल्प करता है। थर्ड अगर अपन देखें इसके फंक्शन के बारे में, तो ये एक बॉडी प्रोड्यूस करता है जिसे बोला जाता है रुबिस्क बॉडी। तो इसका थर्ड फंक्शन होता है कि जो टैप्टम के जो सेल्स रहते हैं ये एक बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जिसे बोला जाता है यूबिस्क बॉडी। तो अपन लिख सकते हैं इट प्रोड्यूसेस यूबिस्क बॉडीज। अब बात आती है कि यूबिस्क बॉडी बोला किसे जाता है। तो देखते हैं अपन यूबिस्क बॉडी के बारे में। यूबिस्क बॉडी जो रहती है ये कोटेड रहती है। इसे लिख सकते हैं अपन इट इज कोटेड विथ स्पोरोपोलेनिन। ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये आज तक का सबसे मोस्ट रेजिस्टिव सब्सटेंस है, मतलब अर्थ में पाया जाने वाला। इसे लिख सकते हैं अपन इट इज द मोस्ट रेजिस्टिव सब्सटेंस। ये सबसे रेजिस्टिव सब्सटेंस होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज अपन इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये जो एक्साइन होता है पोलन ग्रेन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अपन लिख सकते हैं इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, दैट इज
एग्जाइम, जिसे अपन एग्जाइम बोलते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन अपन ने देखा कि ये न्यूट्रिटिव लेयर होती है। ये क्या करती है? तो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको? डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। सेकंड फंक्शन देखा कि एक एंजाइम सीक्रेट करता है, जिसे क्या बोला जाता है? कैलेज बोला जाता है। जनरली होता क्या है, तो ये पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, और यही माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे चल के क्या करता है? पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करता है। तो जब पोलन ग्रेन के बारे में अपन बात कर रहे हैं, उससे पहले एक स्ट्रक्चर बना जिसे बोला माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये टेट्राड इसे इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे 4 सेल्स जो रहते हैं आपस में अटैच रहते हैं, और ये जो रहते हैं आपस में अटैच रहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ थिकनिंग कॉल्ड कैलोस थिकनिंग। ये आपस में अटैच रहते हैं कैलोस थिकनिंग से, और इस कैलोस थिकनिंग को तोड़ने के लिए जो एंजाइम लगता है उसे बोला जाता है कैलेस। अगला अगर अपन इसके फंक्शंस के बारे में बात करें, तो ये एक यूबिस्ट बॉडी रिलीज करता है, ये प्रोड्यूस करता है। ये कोटेड रहता है स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन क्या है? तो स्पोरोपोलिनिन जो होता है ये मोस्ट रेजिस्टिव सब्सटेंस होता है, और इवन इसका एक काम होता है कि ये जो पोलन ग्रेन की जो आउटर मोस्ट लेयर रहती है उसके फॉर्मेशन में ये क्या करता है? हेल्प करता है। एक और फंक्शन अपन लिख सकते हैं, फोर्थ फंक्शन लिख सकते हैं, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। अब बात आती है पोलन किट क्या होता है। तो अपन ने जैसे हिबिस्कस का फ्लावर देखा है, हिबिस्कस के फ्लावर में अगर पोलन ग्रेन्स को टच करेंगे तो कुछ पाउडरी, अपने को पाउडरी टाइप लगता है, उसी पाउडरी सब्सटेंस को बोला जाता है पोलन किट। और ये पोलन किट की भी जो फॉर्मेशन होती है, ये पोलन किट की फॉर्मेशन करता है टैप्टम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं टैप्टम के। अगर अपन बात करें इन सभी फंक्शंस के बारे में, तो सबसे मेजर जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है न्यूट्रिटिव लेयर का। ये जो रहता है ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, जो उसके अंदर पोलन ग्रेन्स बढ़ रहे हैं या बन रहे हैं, उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो फाइनली अगर अपन देखें एक स्ट्रक्चर एंथर का, तो एंथर का एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी 4 लेयर होती है। तो बाहर की जो 3 लेयर है ये अपन बना रहे हैं आउटर मोस्ट 3 लेयर। तो ये जो बाहर की 3 लेयर है ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं और डाइजेशंस में हेल्प करते हैं, और अंदर प्रेजेंट रहता है माइक्रोस्पोरेंगियम, और बीच में रहता है एक टिश्यू जिसे बोला जाता है कनेक्टिव, जो दोनों को जोड़ के रखता है, 2 लोब को। फिर इसकी जो अंदर वाली लेयर रहती है, इसमें एक लेयर पाई जाती है जिसे बोला जाता है टैप्टम। इस तरीके से रहता है एक एंथर का अंदर का स्ट्रक्चर, जिसे अपन ट्रांसवर्स सेक्शन बोल सकते हैं। तो अपन ने इस चैप्टर में पर्टिकुलरली अभी अपन ने पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। अगले नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखेंगे कि किस तरीके से वो प्रोसेस कंप्लीट होती है जिसे बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।